अकाउंटिंग में क्लास में टीचर आता है, सवाल कराता है, आप रजिस्टर पे सवाल लिख रहे होते हैं। घर से होमवर्क देता है, घर जाके क्या कर रहे होते हैं? सवाल लिख रहे होते हैं। टेस्ट होता है, सवाल लिख रहे होते हैं। अगले दिन क्लास में जो आप होमवर्क करके आए होते हैं, टीचर वही आप ये जानते हुए कि आप नहीं करके आए होंगे होमवर्क, वो क्लास में करा रहा होता है। आप पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। पेपर में जाके सवाल कर रहे होते हैं। तो पेपर में सवाल समझ आए ना आए, आप लिखते लिखते पास हो जाते हैं। थ्योरी का अलमिया ही और है, क्लास में सुनते हैं, ऑनलाइन वाले क्लिप फॉरवर्ड कर करके 1.5 और 2 पे सुनते हैं, कानों में टूटियाँ लगाई होती हैं, कई दफ़ा स्क्रीन भी नहीं देख रहे होते, साथ में कोई गेम भी खेल रहे होते हैं। पबजी खेल रहे हैं, बंदा फायर करता हुआ जा रहा है, पीछे कान में आबदी साहब की आवाज़ आ रही है, तो ठीक है, और एंड पे टिक लगा देंगे कि लेक्चर कंप्लीटेड। तो थ्योरी का प्रॉब्लम ये है कि क्लास में लोग सुनते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, अगले दिन तबसरा करते हैं, और जो पेपर में जाके करना है वो है लिखना। अच्छा, जब पास पेपर्स करते हैं तो भी नहीं लिखते। सवाल देखा, जवाब देखा, फिर सोचा हाँ मैंने ये सोचना था, हाँ मैंने यही सोचना था। थोड़ी तरतीब बदल देने की ज़रूरत है। कम से कम सवाल पढ़ने के बाद सोचने वाले एलिमेंट को ले आएँ, मत लिखें। कम से कम सवाल के बाद दिमाग को पहले मौका दें, फिर किताब को मौका दें। तो थ्योरी का प्रॉब्लम ये है कि ये ना क्लास में, ना होमवर्क करते हुए, ना पास पेपर्स करते वक्त, ना डिस्कशन करते वक्त उस मोड पे होती है जिसमें पेपर में करना होता है, पेपर में लिख के करना होता है। टीचर बेचारा फिट लेता है टेस्ट, और टेस्ट वाले दिन वो और जो टीएज हैं वो बैठ के इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि शायद बच्चे आ जाएं, शायद बच्चे आ जाएं। ठीक है, वो कॉलेज में ना बीच में सैटरडे वाले दिन ना बहुत मसला हो जाता था रूम एलोकेशन का, और ये ना अगर कि कोई भी एक क्लास में बच्चे ज़्यादा हो गए, कम हो गए ना, तो हमें बड़ा शॉर्ट हो जाता था सारा कुछ। तो एक बंदा नुमाइंदा घबराया, उसने कहा सर वो आपने एमएफए का टेस्ट रखा हुआ है सैटरडे को। तो हमारे तो रूम्स में जो टेस्ट वाला रूम है उसमें मुश्किल से 3-4 बच्चों की गुंजाइश है। मैंने कहा एमएफए है, क्या बात करते हो, बहुत है, 3-4 कुर्सियाँ हैं, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। कहने का मतलब है कि लोग टेस्ट को इतना ज़्यादा बेरगबती दिखाते हैं। अगर आप अभी तक बेरगबती दिखाते रहे हैं तो आपके पास अपने आप को सुधारने का मौका है। वो नहीं होता बंदा मरने के बाद कहता है कि मुझे को 10 दिन और मिल जाए ना, मैं ज़िंदगी में जाके उस तरह से जीऊँ जैसे अल्लाह ने कहा था। तो समझे आपको 7 दिन मिल गए। तो जब आप कहते हैं ना कि मैं अगली दफ़ा सही से पढ़ूंगा, अगली दफ़ा की ज़रूरत ही नहीं है, आप इन 7 दिन सही से पढ़ लें। इन 7 दिन में रिपीट टेलीकास्ट करें, लेक्चर भी ध्यान से सुने, घर जाके भी पढ़ें, याद भी करें, और लिख के टेस्ट भी दें। हाँ, टेस्ट इतने मुश्किल नहीं बनाएंगे कि आप लोगों को फिर मायूसी होना शुरू हो जाए। तो टेस्ट का लेवल रेगुलर क्लास से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो क्योंकि वो डेली हो रहे हैं। एक दिन में ये अजम्पशन लेना कि लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, वो भी थोड़ी बेरहम अजम्पशन है। हम सारा गुस्सा निकालेंगे मॉक में, कि मॉक फिर एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव इस लेवल पे होगा कि जब आप आएँ तो आपको ज़रा कुछ डिफ़िकल्टी लगे और आपके लिए वो चैलेंजिंग हो। तो बस वो जो सारा कुछ सोचा था आपने सेशन के स्टार्ट में, फिर रिज़ल्ट आने पे, फिर उसके बाद दोबारा, और जो पेपर देने के 1 हफ़्ते बाद सोचना है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, अभी सोच लें और कल से सीरियस हो जाए। सवाल कितनी तरह के आते हैं, मैं बता ही रहा था कि थ्योरी का अलमिया ये है कि आपको ये नहीं पता होता कि इसको लिखना कैसे है। अकाउंटिंग कर करके आपका हाथ सेट हो गया होता, आपको पता होता है कि पहले एक टी अकाउंट बनाना है, फिर ऐसे करना है, कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड पे डालनी है, कुछ राइट पे डालनी है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे, नंबर मिलते चले जाएंगे। थ्योरी में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एमएफए के अंदर मैनेजरियल पोर्शन में सवाल किस तरह के आते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनको अटेम्प्ट करते हुए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ये अगर लेक्चर आपको समझ आ जाए तो फिर पेपर करते वक्त आपको ये प्रेजेंटेशन का मसला नहीं होगा कि समझ ही नहीं आता सवाल को शुरू कैसे करें। सवाल होते हैं तकरीबन 5 तरह के। पहली कैटेगरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, प्लेन सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है, यानी रट्टे वाले सीधे सीधे सवाल। ये सवाल दिखने में कुछ इस तरह से होता है, छोटा सा 1 लाइन 2-3 लाइन का सवाल होता है, जिसमें कोई किरदार नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती, किसी इंसान का नाम नहीं होता। बस वो कहते हैं आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की फ़ीचर बता दें। वो कह देते हैं अच्छा आप बताएं वैल्यू चेन किसे कहते हैं, आप बताएं फलाना किसे कहते हैं। यानी कि पहला सवाल है, पहली तरह का सवाल है जो बिल्कुल सीधा सवाल है, ना कोई सिनेरियो, ना कोई सिचुएशन, ना कोई इंसान, ना कोई किरदार, छोटा सा सीधा सा रट्टे वाला सवाल। समझाने के लिए आपको अब आपने ना इसको थोड़ा जूम करना है, मैं ना भी नज़र आऊँ लेकिन बोर्ड ज़रा नज़र आए ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बारीक लिखा हुआ है। जैसे डिस्क्राइब ब्रीफली सीरियन फीचर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री बैरियर विच में डिस्करेज एंट्रेंट फ्रॉम फलाना फलाना फलाना। जिन्होंने सिलेबस पढ़ा हुआ है उनको टॉपिक पता है। मकसद इस वक्त ये बताना है कि तकरीबन इस तरह का देखेगा सवाल।
2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, और ज़्यादा लाइनें भी होंगी तो आपने देखना है कोई किरदार वगैरह तो नहीं। अगर किरदार नहीं है तो किताब में से कोई सीधी सी बात उन्होंने पूछी होगी जो आपने किताब में से जवाब देनी है। तो इसको प्रेजेंट करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, आपने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर देना नोट से। कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए कि स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, हेडिंग कौन सी डालें। उन्होंने कहा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर बताएं, आपने 4 फीचर उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिए। उन्होंने कहा वैल्यू चेन में क्या 5 चीज़ें होती हैं, आपने कहना ये 5 चीज़ें होती है। उन्होंने कहा पोर्ट ऑफ 5 फोर्सेस के नाम बताएं और एक्सप्लेन करें, आपने नाम बताना, एक्सप्लेन करना है। जो उन्होंने कहा है जैसे उन्होंने कहा है बस आपने अपनी याददाश्त को उठा के लिख देना है। कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, बस जो किताब में नोट्स में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ जा सकता है। डन। सेकेंड कैटेगरी सीम्स लॉजिकल सवाल होता है, रिक्वायरमेंट सीधी सी होती है लेकिन कहीं ना कहीं किसी इदारे का किसी सिनेरियो को जिक्र किया होता है। हम इसको लॉ वगैरह में टाइप 2 सवाल कहते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे रिक्वायरमेंट से आपको नज़र आ रहा होता है कि एक रैमिंग वाला है लेकिन दरमियान में किसी इदारे का जिक्र होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हॉरिजॉन लिमिटेड है, एक ख़ास किस्म का बिजनेस कर रही है और आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अलग अलग फेजेज़ में बताएं कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी प्रोमोशनल स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व होती हैं। अब किताब में एक जगह एक ऐसा टेबल है जो इन अलग अलग फेजेस पे बताता है कि किस तरह की प्रमोशन होती है, लेकिन उन्होंने सीधा सवाल नहीं पूछा, उन्होंने एक कंपनी का जिक्र किया है। ये कंपनी है, ये कंपनी ऐसे ऐसे कर रही है, बताओ कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी ये वाली कंपनी में परसू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये किस तरह का सवाल होगा जिसमें सिचुएशन सी होगी लेकिन नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि वो पूछा उन्होंने आपसे रटा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पिछले सवाल की तरह सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है और फिर आईके एग्जामिनर कमेंट में कहेगा कि बच्चों ने रेफर ही नहीं किया सवाल में उस इदारे को जिसका हमने जिक्र किया था। तो आपने क्या करना है, सवाल शुरू करना है 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद। उन्होंने ये 4 फेजेस में प्रमोशन पूछी है, अगर ये ऊपर सिनेरियो ना होता तो आप क्या करते, 4 पोर्शंस की हेडिंग डालते और नीचे 2-2 लाइनें लिख देते। अभी भी ऐसे करना है, बस सवाल शुरू करना है 2-3 लाइनों के बाद। पेज के शुरू की 3 लाइन छोड़ी और नीचे आपने अपना जो रटा रटाया सवाल था वो पेस्ट कर दिया। अब आना है पहली वाली लाइन पे और बड़े जमा जमा के प्यारा सा एक जुमला लिखना है जिसमें इस इदारे को रेफ़र करते हुए इस आंसर को कर देना है। जुमले सवाल में से मिलेंगे। स्टेट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच HL may pursue for marketing of its wide range of products in this and this phase। तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच HL may pursue for marketing of its wide range of products। उस इदारे को रेफर करना है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली उसका एक नंबर ज़रूर रखा हुआ होगा और आई के आपको बड़ा दुख लगेगा कि उन्होंने एक सिचुएशन बनाई और आपने सिचुएशन को बिल्कुल साइड पे फेंक दिया और सिर्फ रट्टे में जवाब दे दिया। जवाब भले रट्टे में दे लेकिन उस सिचुएशन का एहतराम ज़रूर करना है। इतना एहतराम ज़रूर करना है कि आपने स्टार्ट द आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन, देन कॉपी पेस्ट कर देना नोट से। और शुरू में अगर वो आप जुमला बनाने बैठे तो वो जो जहन में रट्टा आ रहा है हो सकता है इधर उधर ना भाग जाए। कई वो होता है ना कि सवाल देखा दिल करता है बस फ़ौरन से रट्टा लिख दें इसमें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले रट्टा लिख देना है शुरू की 3 लाइनें छोड़ के, फिर सुकून से 2-1 मिनट लगा के उस लाइन को प्यारा प्यारा जमा जमा के लिखना है कि लगे कि क्या ज़बरदस्त स्टार्टर दिया है। तो स्टार्ट वहाँ से करना है, नीचे तो आपने फनकारी की हुई है, नीचे तो आपने रटा रटाया लिखा हुआ ही है, तो सवाल के बीच में से अल्फाज उठा उठा के उनको पिरोते जाना है और फिर एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ। तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक स्टूडेंट ने बड़े अच्छे तरीके से रेफ़र किया कि ये वाली कंपनी को ये तरह के काम करने चाहिए और नीचे वो सारे काम भी दे दिए, तो नीचे के नंबर भी मिल जाएंगे और 1-1.5 इजाफी नंबर उसको रेफ़र करने का वो भी मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर मिस हो जाता अगर आपने सिर्फ रट्टा लगाया होता। तो अभी भी हमें बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, आपने इंग्लिश सवाल में से उठानी है। तो ये सवाल कुछ इस तरह का दिखता है कि थोड़ा सा सिनेरियो और कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई होती है। फिर आता है सिलेक्टेड मॉडल की एप्लीकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करें एलिमेंट्स ऑफ मॉडल। हमारे सिलेबस में 10-11 मॉडल्स हैं। मॉडल कहते हैं एक रिसर्च को, ये मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट हैं, मुख्तलिफ बिजनेस एनालिस्ट हैं, ये अपनी ज़िंदगी भर तजर्बे करते रहते हैं। 700 कंपनियों के पे एक्सपेरिमेंट किए, 200 इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किए, 500 बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट किए, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और आहिस्ता 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 करके एक रिसर्च, एक थ्योरी दे देते हैं कि भाई कामयाबी के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, फलाना के लिए 3 काम करने ज़रूरी हैं, कंपनी को इंटरनल पॉलिसी बेहतर करने के लिए इन 4 एरियाज़ पे काम करना होगा, जिसने नया बिज़नेस शुरू करना है उसने इन 5 चीज़ों को देखना होगा, जिसने ये काम करना है उसने 3 चीज़ों को देखना होगा। तो ये मॉडल्स कहलाते हैं। तो हमारे सिलेबस में कुछ मॉडल्स हैं, मेनली चैप्टर 7 और 8 में। चैप्टर 9 में 2 मॉडल्स हैं, बाकी 7-8 में सारे मॉडल्स हैं।
एक मॉडल पेस्टल कहलाता है जो कि कलेक्टिवली चैप्टर 1 से लेके 5 तक है। तो 7 और 8 जब अच्छे तरीके से कर चुके होंगे तो ये मॉडल आपको मिल जाएंगे। आईकेएप को बड़ा अच्छा लगता है कि वो मॉडल में से सवाल पूछे। तो इन चैप्टर्स में भी जब भी कोई मॉडल आ जाए ना कि जी 5 फोर्सेज है, ये जी वैल्यू चेन है, ये फलाना है, यानी एक साहब होंगे, एक ऑथर होंगे जिन्होंने एक मॉडल दिया होगा, उस मॉडल की कुछ हेडिंग्स होंगी, उसको कुछ फीचर्स होंगे, कुछ जगह तो किताब में जनरल डिस्कशन लगेगी। तो जब जब मॉडल आएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा रिवीजन क्लासेस में कि ये एक मॉडल है, इस मॉडल को आपने जहन में रखना है। तो सवाल समटाइम क्या आता है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, सम पार्ट्स या पैरा गिवन होते हैं, आपसे आइडेंटिफाई और लॉजिकल रीजनिंग रिक्वायर कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह से 1-2 पार्ट्स दिए हुए होते हैं सवाल में और वो आपसे कहते हैं बताओ फलाना वाले मॉडल का कौन सा कंपोनेंट है, इसमें फलाना वाले मॉडल का कौन सा कंपोनेंट। तो समटाइम क्या होता है कि एक मॉडल किताब में उसके 5 एरियाज दिए हुए हैं, किसी मॉडल के 3 एरियाज दिए हुए हैं। तो जब ये सवाल आता है तो आपने उस मॉडल को सोचना होता है और उनके जो कंपोनेंट्स हैं सोचना होता है, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था। ये सवाल क्या कह रहा है, डिस्कस द रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशेल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसके मुताबिक रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, उसने 5 तरह की एनवायरनमेंट, 5 तरह की बातें बताई हुई हैं। उनका रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बताना है। मॉडल ऑफ कंपटीशन ने ईच ऑफ 3 सिनेरियो प्रेजेंटेड बिलो, और नीचे 2 हैं, चूँकि जगह कम थी तो मैंने 2 ही वो कर दिए। तो each of the 3 scenario presented below substantiate your answer by stating the significant characteristics of competitive environment facing the organization each of the scenario। इन सिनेरियो में बताना है कि कौन सा एलिमेंट है और क्यों, आपने लॉजिकली बताना है कि आप क्यों कहते हो कि ये ऐसा है। इस सवाल में पहली दिक्कत होती है कि आपने सही मॉडल का नाम, सही एलिमेंट के नाम तक पहुंचना होता है। अगर पहुंच जाएं तो आगे ज़िंदगी आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको कुछ निशानियाँ बताएंगे और जो आपने मॉडल पढ़ा होगा उस मॉडल में उस हेडिंग के नीचे भी कुछ निशानियाँ होंगी। तो जो निशानियाँ आपको, फॉर एग्जांपल एक मॉडल है जो बताता है कि जी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं स्टार, वो तब होती हैं जब वहाँ हाई ग्रोथ होती है और मार्केट में उनका हाई शेयर होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं क्वेश्चन मार्क, जो हाई ग्रोथ में तो होती हैं लेकिन उनका शेयर कम होता है। अब सवाल आपको निशानियाँ देगा, जिस निशानी से आपको पता लग जाएगा कि इसमें दोनों चीज़ें हाई हैं या एक हाई और एक लो है। अगर दोनों हाई हैं तो आप कह देंगे ये स्टार है, और एक हाई और एक लो है तो आप कह देंगे ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या होता है कि हर मॉडल में ना उसकी जो नीचे बुलेट्स दिए हुए होते हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो सवाल आया है उसमें से आपने निशानियाँ, उसको उस पार्ट को, ऐसा नॉर्मली क्या होगा, हर पार्ट दूसरे से फ़र्क होगा। तो ये बेसिकली 2 अलग अलग सवाल है। आपने इस पार्ट को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और सोचना है कि इसमें कौन सा वाला एलिमेंट ज़्यादा फिट होता लग रहा है, क्यों फिट होता लग रहा है, 3-4 चीज़ें अंडरलाइन कर देनी है। फिर बड़े फ़खर से पेपर में जाके हेडिंग देनी है उस वाले एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल आपने कहा राइवलरी, मतलब एक मॉडल है जिसमें एक हेडिंग है राइवलरी, आपने राइवलरी की हेडिंग दी और इसके बीच में जो 3 चीज़ें अंडरलाइन की थी उस राइवलरी की हेडिंग के नीचे वो 3 चीज़ें लिख दी कि इन 3 चीज़ों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये राइवलरी है। समटाइम एग्जामिनर कहता है कि आप मॉडल का एलिमेंट बताएं, वो एलिमेंट की डिस्कशन करें वो कैसे कहते हैं और इस सिनेरियो से रिलेट करें। तो अगर वो कहें एलिमेंट का नाम बताएं, उसकी डिस्कशन करें और रिलेट करें तो खुश हो जाना है, क्योंकि नाम और डिस्कशन के तो फ्री के नंबर है, रिलेट करते हुए हो सकता है मसला हो। इस पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब आप गलत एलिमेंट तक पहुंच गए। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है कि अगर ऊपर का एक स्टेप गलत हो गया और नीचे वाले सही हैं तो नंबर मिल जाएंगे। अगर गलत एलिमेंट पे पहुंच गए तो निशानियाँ भी गलत बताएंगे आप, तो ये फिर पूरे मार्क्स फारिग हो जाएंगे। तो बेशक टाइम लग जाए लेकिन पहुंचना सही मॉडल पे है, और इसके लिए एक सफिशिएंट प्रैक्टिस आपके पास मौजूद है, आप उसको कवर कर सकते हैं। कैसे करना है इसे, गिव पार्ट वाइज हेडिंग ऑफ रेलिवेंट एलिमेंट। आपने पार्ट 1 और आगे लिख दिया फॉर एग्जांपल राइवलरी, पार्ट बी फॉर एग्जांपल आगे लिख दिया थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट, जो भी उस मॉडल की हेडिंग है वो लिख दी। और उसके बाद क्या है, अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। आपने क्वेश्चन में जो वो देखा, जिस फीचर की वजह से आपको लगा कि ये वो एलिमेंट है, आपने वो वाले फीचर्स बीच बीच में से उठा के उन हेडिंग्स के नीचे बुलेट्स बना के लिख देने हैं। तो इसका सिनेरियो वाला सवाल लॉ के सिनेरियो वाले सवाल जितना मुश्किल नहीं होता। लॉ के सिनेरियो वाले में क्या होता था, आप पहले बताते थे लॉ क्या कहता है, फिर कहते थे ये सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, फिर बताते थे सही हुआ या गलत हुआ। यहाँ वो चक्कर नहीं है, यहाँ एक दफ़ा दिमाग इस्तेमाल करके हेडिंग तक पहुँचने की दिक्कत है, बाकी सारा माल आपको सवाल के अंदर से मिलेगा। हेडिंग दी और बीच बीच में से जो जो फीचर आपको ऐसे लगे वो आपने उसमें उठा के लिखते चले गए।
फिर आता है सबसे बड़ा वाला सवाल। सबसे बड़ा वाला सवाल होता है अप्लाई द फुल मॉडल। एक बड़ी सी केस स्टडी दे देते हैं, 2-3 पैराग्राफ होते हैं, आधे सफ़े पे फैला हुआ सवाल होता है और उसमें होता है वो वाले मॉडल के एलिमेंट्स बताओ इसमें कहाँ कहाँ है। दिखने में लोगों को लगता है कि ख़तरनाक सवाल है। मैं ये मानता हूँ कि पिछले सवाल से आसान सवाल होता है ये अगला वाला। पिछले में तो दिमाग लगा के सोचना था कि कौन सा एलिमेंट, और गलत सोच लिया तो नंबर गए सारे। इसमें क्या होगा, एक बड़ी सी सिचुएशन है, एक बड़े से 2-3 पैराग्राफ में जनाब उन्होंने सारा वो किया है। उन्होंने कहा अच्छा जी स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे लगा के दिखाओ। अब आपको पता है स्वॉट एनालिसिस एक मॉडल है जिसमें 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। पोर्ट ऑफ 5 फोर्सेज हो तो 5 एलिमेंट है, फलाना हो तो 4 एलिमेंट है, अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर उन्हें एक पूरा सवाल दिया और कहा है फलाना मॉडल के एलिमेंट्स बताओ इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ नहीं करना। अगर उस मॉडल में 4 एलिमेंट हैं या 6 एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 4 हैं, तो अपनी आंसर शीट पे गए, पहले सफ़े पे एक हेडिंग दी, आधा सफ़ा छोड़ के दूसरी हेडिंग दी, अगले सफ़े पे आए तीसरी हेडिंग दी, आधा सफ़ा छोड़ के चौथी हेडिंग दी, उनके नीचे जगह खाली छोड़ दी। चारों हेडिंग दे दी आपने। अब सवाल पे आए और सवाल को पढ़ना शुरू किया। जब आप सवाल की एक लाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आएगा ये तो स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे आप कहेंगे अरे ये तो वीकनेस है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो थ्रेट है। जो लाइन पढ़ के जो समझ आता जा रहा है आप रेलेवेंट जगह पे उसको लिख सकते हैं। बट मैं मशवरा दूंगा कि इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ने से पहले एक दफ़ा जल्दी से सरसरी पढ़ लेना है। जब जल्दी से सरसरी पढ़ेंगे ना तो इमेज बन जाएगा कि किस किस्म की कंपनी की क्या बात हो रही है। फिर आपने ध्यान से पढ़ते जाना। अब आपकी आंसर शीट पे तो पहले से ही 4 हेडिंग्स डली हुई हैं, आप पढ़ते गए, आपने कहा अरे ये तो अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो लाइन उठाई, अगले सफ़े पे नीचे अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ था या ऊपर अपॉर्चुनिटी लिखा था, आपने उसके नीचे एक लाइन डाल दी। चलते चलते अगले लाइन पर पहुंची, अरे ये तो स्ट्रेंथ भी और अपॉर्चुनिटी भी है, आपने उस लाइन को स्ट्रेंथ वाले खाने में भी लिख दिया, अपॉर्चुनिटी वाले खाने में भी लिख दिया। ये बड़ा मज़े का सवाल होता है, इसमें खदशा कम होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आध लाइन मिस क्लासीफाई कर देंगे, पूरे 5-6 नंबर मिस नहीं हो जाएंगे। तो ये इस तरह का सवाल होता भी 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, इस तरह से होता है। तो दुआ करनी चाहिए कि इस तरह का सवाल है, ये नंबर भी मुफ्त के बहुत अच्छे दे देता है और एग्जामिनर को भी लगता है कि आपने पता नहीं कितनी जद्दोजहद से गुजरे हैं, जबकि आपको पहले से पता होता है कि आपने क्या करना है। राइट हेडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल, अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। हर हेडिंग के नीचे वो उस हेडिंग से रिलेटेड जो चीज़ आपको नज़र आई है आपने उसको लिखते चले जाना है। अगेन चूँकि रिवीजन क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा सवालों को डिस्कस करें, तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर क्लास के बीच बीच में मैंने कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवाई है, उन पर कुछ टाइम स्पेंड किया है, उसको हम कट कर करके इन वीडियोस के साथ प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और अपने जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़े उनके पास पोर्टल भी मौजूद है, लेकिन चूँकि पोर्टल पे फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा, तो वो सारी वीडियोस को इकट्ठा करके चंद वीडियोस का नाम देके हम पोर्टल पे भी डाल देंगे और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ताकि आप किसी भी सवाल को हमने किस तरह से लेके चलना है थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। तो ये एक सबसे बड़ा टाइप का सवाल होगा जो पूरा मॉडल आपसे अप्लाई करवाएगा और इसको जवाब देना आसान है। आपने सारी हेडिंग देके हर हेडिंग के नीचे रेलेवेंट चीज़ लिख देनी है। फाइनली 5वीं तरह का सवाल होगा, अजीब सा सवाल होगा, जनरल सवाल। मतलब ऐसा सवाल होगा जिसका कोई पैटर्न नहीं है, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी एक सवाल पूछ सकते हैं, उस सवाल को आपने कॉमन सेंस से आंसर करना है। हो सकता है बैठे बैठे कह दें कि जी आज पाकिस्तान में देख के आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स ने क्या किया है, या आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आज के बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अब वो उसका कोई पैटर्न नहीं है, ये टोटल आपके दिमाग से कॉमन सेंस वाला एक सवाल है जो एग्जामिनर बहुत मूड में बैठा था तो उसने आपसे अलग तरह से पूछ लिया। तो जो इस तरह का जनरल क्वेश्चन है उसमें सेल्फ राइटिंग करनी है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बस मशवरा ये है कि छोटी छोटी बुलेट्स इस्तेमाल करनी है। अगर आप अपने तबसरे जायज़े लिखते लिखते बड़े बड़े पैराग्राफ बना गए तो हो सकता है आप अपनी ही इंग्लिश में उलझ के रह जाए। छोटे छोटे जुमले बनाएं, एक एक बुलेट, एक एक लाइन की बुलेट जिसमें 6-8 वर्ड से ज़्यादा कोशिश करें ना हो, टू द पॉइंट। आप कहें मतलब पाकिस्तान के आज के जो पॉलिटिकल मसले हैं उसकी वजह से क्यों आपको लगता है कि बिजनेस मुतासर हो रहे हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं। तो आप कहें अनस्टेबल डिसीजंस, कि ठीक है बड़ा प्यारा लफ्ज़ बोला, समझ जाएंगे वो। नॉन स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर, पॉलिटिकल क्राइसिस, या ये एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और वो फिर पीडीएम, ठीक है। तो पेपर में आंसर करते हुए ना किसी भी सियासी डायरेक्शन में आंसर नहीं करना। आपके जज्बात जो मर्जी हों, लेकिन पता नहीं चेकर के जज्बात क्या हैं। चेकर कराची में बैठा हुआ है, आप पता लगे एमक्यूएम के बारे में बात कर रहे हैं, उसे लगता हो कि अल्ताफ़ भाई जो है वो
हाँ, अल्ताफ़ भाई को जो मतलब बिला वजह उड़ाया गया, अल्ताफ़ भाई थे तो कराची ज़िंदा था, अल्ताफ़ भाई नहीं है तो पूरा पाकिस्तान जो है उसको जीने का हक ही नहीं है। हो सकता है आप जनाब वहाँ लिख दें कि कई दफ़ा तब्दीली से बड़ा नुकसान हो जाता है, एग्जामिनर तब खा जाए, वो इमरान खान का डाई हार्ट फ़ैन हो और वो कहे कि जी ये इसने। तो क्लास में शुगल मुगल अपनी जगह, पेपर में बिल्कुल सियासी नहीं होना। पेपर में जो रेलेवेंट जगह होती हैं उसके अलावा अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने शहर को आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने नाम को आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने रोल नंबर को, अपने एड्रेस को, इवन उस दिन की तारीख को, अपने आप को मतलब किसी भी तरीके से ऐसे कोई स्पेसिफिक रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरह का जो अननोन सा सवाल हो, अनदेखा सवाल हो, अजीब सा सवाल हो, नया सा सवाल हो, उसके लिए आपने नहीं सोचना कि सर ने क्या तरीका बताया था, आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। कोई बात नहीं, 4 जगह फॉर्मेट बता दिया तो एक जगह अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर ही लेंगे। बस अपने दिमाग में भी मशवरा ये है कि आपने क्या करना है, छोटी छोटी बुलेट्स, छोटे छोटे से जुमले लिखने हैं ताकि आप ज़्यादा जल्दी ना पकड़े जाएँ। कोई 6ठी 7वीं बुलेट में जाके पता लगेगा कि बच्चे को कुछ नहीं पता। वो अगर आपने पहले ही पैराग्राफ दे दिया ना तो वो पढ़ते साथ ही समझ आ जाएगा कि नीचे के 4 पैराग्राफ में इसने जो लिखा होगा। तो इसलिए कुछ अजीब सा सवाल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं 4 हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली पेपर वुड बी अ मिक्स ऑफ, आपके पोर्शन में ज़्यादातर एक एवरेज बनती है कि 4 सवाल आ जाते हैं। एक सवाल टिपिकली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल होता है। एक सवाल टिपिकली ऑब्ज़र्व किया है कि तकरीबन इस लेवल का बड़ा सा सिनेरियो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अच्छा स्टडी मॉडल ये है कि अब मॉडल बाय AA, ठीक है जी, आप कहें जी AA मॉडल से मैंने तैयारी की है। AA मॉडल क्या है, यूनिट 1 स्टडी करना है, यूनिट 2 राइट करना है, यूनिट 3 रिटेन करना है और यूनिट 4 पास पेपर करने हैं। अगेन चूंकि अभी आपने बिजनेस मॉडल नहीं पढ़े हुए तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टडी मॉडल आपको बताया गया हो कि जी आतिफ आब्दी साहब ने 4 नुकाती एजेंडा पेश किया है। वो कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट वो है जो स्टेप 1 स्टडी करता है, स्टेप 2 राइट करता है, स्टेप 3 रिटेन करता है और स्टेप 4 पास पेपर करता है। अब आपसे एक सवाल ये आ सकता है कि बताओ आब्दी साहब का मॉडल क्या है, आप रटा लिख देंगे। और सवाल यूँ भी आ सकता है कि काशिफ एक होनहार बच्चा है, लेकिन काशिफ जो है वो चीज़ें पढ़ता बहुत अच्छी है लेकिन वो लिखना भूल जाता है। काशिफ जो है वो जब लिखना भूल जाता है तो चीज़ें उसे याद नहीं रहती, लेकिन वो उनको ज़बानी रट्टा मार लेता है, उसका रट्टा बहुत अच्छा है और पेपर वाले दिन तक उसने 2 पास पेपर हाथ से लिख के भी किए हुए थे। तो बताओ काशिफ ने मॉडल के साथ क्या खिलवाड़ किया। तो आप कहेंगे भाई स्टडी वाला यूनिट उसने बहुत अच्छा फॉलो कर लिया, राइट वाले यूनिट को उसने सही से फॉलो नहीं किया, फलाना के साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या है, सवाल या तो आएगा कि मॉडल क्या है वो बता दो, या एक सिचुएशन देख के आपसे पूछेंगे कि बताओ मॉडल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, मॉडल सही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। डन। मॉडल का मिसिंग एलिमेंट MCQ में दिया जा सकता है। MCQ में ये सवाल आ सकता है कि बताओ इन 4 में से कौन सा उस मॉडल का एलिमेंट नहीं है, या मॉडल में एलिमेंट हो 4, इधर भी 4 दे दें और 4 में से गायब कर दें, तो कहीं बताओ कौन सा वाला एलिमेंट उसका मिस हो रहा है। तो अगेन MCQs में भी आ सकता है। MCQs हमारे रेलेवेंट एरिया में अगर आप देखें तो बड़े कम से ही हैं। चूँकि अभी मैंने कोई मॉडल नहीं पढ़ा हुआ तो मैं मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन नहीं कर सकता, तो मैंने एक रैंडम मॉडल खुद ही से बना के आपको दिखा दिया। 5वां सवाल जो देखने में सबसे ख़तरनाक है और करने में सबसे आसान है, फुल मॉडल। वही बात कि वो एक बच्चे की कहानी शुरू से लेके एंड तक सारी सुना देंगे आपको और कहेंगे ज़रा AA मॉडल इस पर अप्लाई करो। आप कहेंगे तो ज़िंदगी आसान हो गई। AA मॉडल की हेडिंग दी, उसकी 4 हेडिंग्स आपने लिखी जो आपको याद थी। अब सवाल को पढ़ते गए, जो जो जिस खाने में फिट होता गया वो वाली लाइन उठा के उस वाले, यानी कि आपने स्टडी लिखा, नीचे 5-6 लाइंस का गैप दे दिया, राइट लिखा, गैप दे दिया। अब सवाल पढ़ते जा रहे हैं, हर एक लाइन या दूसरी लाइन में कोई ख़ास फीचर इन 4 में से किसी एक जगह फिट हो रहा है, आपने उठा के वो वाली बात लिख दी। चूँकि ये रट्टा अच्छा मारता है, चूँकि इसको दीवारों पर लिखे हुए इश्तिहार लिखने का शौक़ है, व्हाट्सएवर, मतलब मैं इसलिए स्लैंग एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि अभी तक हमने वो 10 में से कोई भी मॉडल नहीं पढ़ा हुआ।
जब हम पढ़ेंगे, जब हम वेरी फर्स्ट मॉडल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये वाली स्लाइड के साथ आपको फिर लिंक करके बताऊंगा कि इसमें से सवाल किस किस तरह से आ सकते हैं। तो जो फुल मॉडल वाला सवाल है ना, ये एक तूफानी सा सवाल होगा, इसको देखते ही आप डर जाएंगे कि एकदम से होगा ये क्या आ गया है। जैसे पेस्टल है, पेस्टल भी एक मॉडल है, 6 हेडिंग्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। और आपने तो हो सकता है वो आपसे कहीं ये सिचुएशन है इस पर पेस्टल अप्लाई करो, तो आप ये हेडिंग लिखें, जो पॉलिटिकल चीज़ बीच में नज़र आ रही हो वो पॉलिटिकल के नीचे लिख दें, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ नज़र आ रही है वो उसके नीचे लिख दें। 5वां सवाल बिल्कुल नीचे करके, जनरल क्वेश्चन, यानी देयर कैन बी एनी क्वेश्चन जो अचानक से आ जाए कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए अफरात ज़र के ऊपर आप का क्या ख्याल है। तो मतलब एनीथिंग कैन हैपन, कहीं से भी सिलेबस के किसी भी एरिया के आसपास से गुजरते हुए किसी भी चीज़ पे आपसे कुछ भी तबसरा करवा ले, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बस आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, लेकिन मशवरा ये है कि स्मॉल बुलेट्स में करनी है, बुलेट्स छोटी होनी चाहिए। जब छोटी छोटी बुलेट्स में लिखेंगे ना तो आपकी इंग्लिश पकड़ी नहीं जाएगी। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए तो फिर पकड़े जाएंगे कि बच्चे को नहीं आती। तो बस ये एक वो है। तो ये 5वां डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। 5वें का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा इन 4 तरह का सवाल आए, सम टाइम कोई भी अनोखा सा सवाल अचानक से आ सकता है।